Near Rashid एक फैक्टर वन मेक ए कमेंट में अंधेरे में होते हैं, एक ट्रेडिशन। आज उजाला है, आज लोग लेटर बी इन हर ओन कुछ नहीं कर पाए तंग करने के लिए। असेंबली चुनाव की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में काफी अरसे के बाद असेंबली चुनाव देखने को मिला और लोग जो है इस त्योहार को जोशो खरोश से मना रहे हैं। और हमने किते चुनाव से लेकर पहले फेज से लेकर आपको जो है ग्राउंड जीरो से जो है स्थिति बताई, जो भी हलचल थी, जो भी गर्माहट थी। और आपने देखा बाहर से यानी पूरे हिंदुस्तान से बड़े बड़े लीडर जो है जम्मू कश्मीर में आए, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं जो रैलियों जिन्होंने आके रैलियों से खिताब किया। लेकिन आज हम जो है बांडीपुरा कश्मीर में हैं और कश्मीर में 2 दिन से हम आपको जो है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए अलायंस के कैंडिडेट जो है निजामुद्दीन भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है। और सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं अपने चैनल में। जानना चाहेंगे कि सबसे पहला जो सवाल हमारा है, जम्मू कश्मीर में काफी अरसे के बाद जो है इलेक्शन आया है और इस चीज को जो है लोग बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं। पहले की अगर बात की जाए तो कश्मीर की बात की जाती थी तो कई ऐसे पोलिंग स्टेशन हुआ करते थे जहां से जो है वो बक्से जो है खाली आते थे। लेकिन इस बार की क्या कुछ सिचुएशन है, जानना चाहिए। आज जिस सिचुएशन में, जिस बैकग्राउंड में इलेक्शन हो रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। इससे पहले जो इंतखाबात होते थे एक नॉर्मल प्रोसेस में होते थे। हमारी एक बाइख्तियार असेंबली होती थी, हमारा एक अलग आईन, अलग झंडा होता था और लोग पार्टिसिपेट करते थे। प्रोसेस एक नॉर्मल प्रोसेस होता था। 10 साल चुनाव हुए नहीं और 10 साल के दौरान जहां तरक्की हुई, दौर दौरा हुआ, अच्छे काम भी हुए, लेकिन लोगों के जो जज्बाती इश्यूज हैं उनसे छेड़खानी हुई। छेड़खानी नहीं बल्कि कई इश्यूज को जिनको नहीं लेना चाहिए था, सेंटर को एब्रोगेट नहीं करना था, किए। आज जबकि इंतखाबात हो रहे हैं 10 साल के बाद, तो लोग समझते हैं कि हमारी जो अपनी एस्पिरेशन है पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारी गारंटीज है, राइट्स है, उनकी असर्शन के लिए पूरा निकले। ये जोश खरोश उसी लिए है। इसमें उम्मीदवारों की भी भीड़ बड़ी लगी है। और इस वक्त एक और मुख्तलिफ चीज है, वो है कि 2 ताकतें आपस में मुतसादिम है। एक तो कांग्रेस एक पावर लीड कर रहा है, दूसरा बीजेपी कर रहा है। तो इन दो के दरमियान जो इस वक्त जो चल रहा है एक तरह का वो कंपटीशन, उस कंपटीशन की वजह से भी लोगों में इंटरेस्ट बढ़ा है। आप की अगर बात की जाए तो आप इससे पहले 2 बार सत्ता में रहे हैं, जो जानकारी हम तक आई है। लेकिन इस वक्त आपसे सवाल यह है कि आपका अपना माहौल किस तरह से है? ऐसे तो पुरुमीद ही लगता है, लोगों को D-Day तक ही देखना होता है। लेकिन इस वक्त जो वी हैव किक स्टार्टेड वेल, अच्छा चल रहा है, लोगों में जोश खरोश भी है, हमदर्दी भी है और हमारे साथ है। आपके ऊपर इल्जामात भी हैं, आप पार्टियां बदल रहे हैं, पहले भी बदली और उसके बाद मैंने कोई पार्टी नहीं बदली है, पार्टी कोई नहीं बदली। मैंने पीसी में कैरियर शुरू किया, फिर PDP में गए, क्योंकि पीसी ने एक अलग रास्ता इख्तियार किया था उबलगनी लोन में। कल अगर बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, बांडीपुरा हल्के की बात की जाए तो हमारी बात जो डॉक्टर बिल्किस से हुई, उन्होंने कहा था कि कुछ घंटे पहले ज्वाइन होते हैं और कुछ घंटे के बाद उनको मैंडेट मिलता है। आई डोंट मेक ए कमेंट ऑन हर ऑब्जर्वेशंस, लेट हर बी इन हर ओन वर्ल्ड। तो सर, ये भी है कश्मीर में कि पहले अभी आप अलायंस में हैं, NC और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है, आपने तो फिलहाल ये इल्जामात को नकारा, लेकिन अलायंस जो हुआ है तो इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? कई जगह पर 2 कैंडिडेट्स हैं। मान लीजिए अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए जहां पर अलायंस हुआ है, आपको जो मैंडेट मिला है, और कई जगहों पर मैंडेट मिला भी अलायंस में, लेकिन दो लोग खड़े हो गए, NC का भी खड़ा हुआ, कांग्रेस का भी। इसको किस तरह से देखें? अच्छी तरह से देखते हैं, आपसी समझौते से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंडली इलेक्शंस होते हैं, एक ट्रेडिशन है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में और जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक ही कैंडिडेट है। तो 2 बार आप जो है सत्ता में रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपका अपना ग्राउंड है तो मुश्किलात नहीं रहेगी आपको? होता ही है इनकम्बेंसी, हम तो चैलेंज को कबूल करते हैं, ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन लोग समझते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है।
अगर कोई शॉर्ट फॉल रहा है तो क्यों रहा है, लोग समझते हैं. वी शुड बिलीव देयर विजडम, दे नो अस वेल. अफवाहें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि एनसी एक पकड़ बनाई हुई है कश्मीर में, पूरे कश्मीर में पकड़ बनाई हुई है, लेकिन इंजीनियर रशीद साहब के आने के बाद कहीं ना कहीं उनको कमजोर कर पाएंगे. इंजीनियर रशीद एक फैक्टर बन गया अंधेरे में. आज उजाला है, आज लोग देखते हैं कौन क्या है, आज कुछ नहीं कर पाएगा. मतलब कोई भी असर नहीं पड़ सकता है. आई डोंट थिंक सो. अलायंस जम्मू कश्मीर में अगर अलायंस होता है तो क्या दो पार्टीज एनसी और कांग्रेस की सरकार बन सकती है, या कोई तीसरी और पार्टी भी हो सकती है? किसी कहाँ से आएगी? जब एनसी और कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी जम्मू कश्मीर, फिर कौन बना पाएगी? नहीं, सुनने में जो आ रहा है, अफवाहें बता रही है कि इंजीनियर रशीद का काफी होल्ड है यहाँ पे. मुझे तो नहीं लगता, नजर कहीं आता नहीं. ड्रामे तो होते रहते हैं, स्टेज मैनेजमेंट होता है. मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो अलायंस का जो अपने मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो, उसको अगर बलाए ताक रखकर आप अपने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी में, बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर बड़े बड़े मुद्दे जो है, जो आपने अपनी मतलब मैनिफेस्टो के अलावा जो रखे हैं, उनमें कुछ बताएंगे आपकी जो यहाँ पर नौजवानों की हालात है, टूरिज्म का जो है उसमें, मगर ये है कि जो मैनिफेस्टो है, जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसको बलाई ताक रखकर अगर इलाके को आगे ले जाना है, नौजवानों को शामिल करना है, पार्टिसिपेशन में उनको हिस्सेदारी देनी है, जो भी यहाँ तरक्की होगी उसमें उनका मेजर रोल रहेगा, भविष्य उनका होता है, तो यहाँ 3-4 चीजों को देखने की जरूरत है. एक तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पहले ही, उसके लिए एक हाईवे की जरूरत है, और अगर खुल गया कभी गिलगित रोड तो उसकी भी जरूरत है. अगर गिलगित नहीं खुलता है तब भी अगर ये रोड करगिल तक जाता है तो एक सर्किट बन सकता है, जिसमें आप टूरिज्म भी ला सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ला सकते हो. एक ये है. दूसरा, अगर टूरिज्म की बात करोगे, इन्वायरमेंट की बात करोगे, उसमें रिसोर्स जनरेशन की भी बात है. यहाँ वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, पास्चर्स है, और सबसे बड़ी चीज जो है वुलर लेक है. वुलर लेक को रिस्टोर करने की जरूरत है, एफॉरेस्टेशन की जरूरत है, एक सेंचुरी की जरूरत है. अगर वो ऐसा बनता है, उससे आप क्या कर पाएंगे, जो छोटे छोटे टूरिज्म स्पॉट्स हैं, जैसे हमारा नागमर्ग है, या ट्रकपाल उसको बोलते हैं, त्रागबल है, या अठवतु है, या एरन है, या कोई हमारा रेंज है, या ऑन वे गुरेज है, तो ये एक पूरा टूरिज्म फोकस सर्किट रहेगा, और पहलगाम और गुलमर्ग से ज्यादा आगे जा सकता है, क्योंकि इसका जो दायरा है वो बहुत वसी है, और जो रिसोर्सेज हैं टूरिज्म पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए वो बहुत ज्यादा है. तीसरी चीज जो यहाँ है वो एक सेंचुरी की जरूरत है. जो एफॉरेस्टेशन होगा, जो हमारा कोडारा बेल्ट है, वहाँ अगर वाटर रिसोर्सेज को बचाना है, अगर फॉरेस्ट को बचाना है, तो सेंचुरी जरूरी है. एक तो वो तो एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होगा, एक तो वाइल्ड लाइफ प्रमोशन होगा, दूसरा फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट का सेफ गार्ड होगा, और जो वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, हमारा किशन गंगा है, हमारा नाले मधुमती है, एरन है, और भी ट्रिब्यूटरीज है, वोलर का भी पानी है, इसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, और उसके अलावा पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है. लेकिन पावर जनरेशन में जितना हमारा हिस्सेदारी था वो हमें नहीं मिल पाया है. एनएचपीसी के प्रोजेक्ट के साथ, उनके साथ दोबारा बात करनी पड़ेगी न्यू दिल्ली वालों के साथ, कि सीएसआर में जितना कुछ हमको मिलना था वो नहीं मिल पाया है, या प्रोजेक्ट का जो शेयर हमको बाद में कंप्लीशन के बाद जो पावर शेयर मिलना था, या मिनी प्रोजेक्ट एक है हमारा 1 मेगावाट का अठवतु में, तो उसका भी देखना है, सबों का देखना है कि हमारा जो रिसोर्स है उसको बाहर क्यों ले जाओगे. ऐसा अगर होता है ये 3-4 चीजें. इसके अलावा एक एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है, यहाँ हमारे पहाड़ी आबादी है, गुजर आबादी है, शेफर्ड्स हैं, लोग जो निचले इलाकों में है, तो पास्चर्स बहुत बड़े हैं. कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसमें पाबंदियां आ गई, लेकिन अब तो धीरे धीरे अगर अमन आता है तो उन पास्चर्स को इन बेटर वे यूटिलाइज करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर पर थ्रस्ट देने की जरूरत है. एक तो उसमें एनिमल पॉपुलेशन बढ़ जाएगा,
दूसरा वो जॉब ओरिएंटेड एक प्रोजेक्ट होगा, आम लोगों को भी इकोनॉमी उनकी बढ़ेगी, रिसोर्स उनका बढ़ेगा और जो यहाँ दूध की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। सर ये आज आप बता रहे हैं, इससे पहले आप 2 बार सत्ता में रहे, इससे पहले एक बार माफ कीजिएगा, एक बार आप सत्ता में रही, इन चीजों को आपने पहले कभी तो देखा? मैंने लोगों को समझाया है कि 5 साल का 70 साल के साथ मुकाबला हो नहीं सकता। 70 साल जो नुमाइंदे रहे 2-2 3-3 बार रहे, तो उन्होंने क्या किया, हमने तब भी बहुत कुछ किया, लोगों को बताया, दे नो दी डिटेल्स, वो उनको सबों को पता है किसने क्या किया। आर्टिकल 370 को लेकर क्या कहेंगे आप? कुछ पार्टियां ये बता रही हैं कि हम ये आर्टिकल को लेकर फाइट कर रहे हैं, लोगों को माइल कर रहे हैं। टाइम आएगा। मेरा जो अपना तजुर्बा है, मेरा सियासत में बहुत ज्यादा तजुर्बा है, अनुभव है, मैं आर पार सियासत समझता हूँ, मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी समझता हूँ। हिंदुस्तान की जो बुनियाद है, बेस है, इसका जो शेयर्ड एक कल्चर है और जो लिबरल इंडिया है, लिबरल इंडिया की का जो माइंड सेट है, मैं आपको यकीन से बोलता हूं कि एक पब्लिक ओपिनियन बनेगा कि जो प्लेजेस आपने कश्मीर के साथ किए थे पोस्ट एक्सेशन, वो पूरे करो, उनके साथ छेड़खानी मत करो, क्योंकि कश्मीर को आपको एक फेडरेशन का नमूना दिखाना है। अनलेस दैट इज डन, हिंदुस्तान की जो जमहूरी सोच और जो इसकी शोहरत है वो कम पड़ जाएगी, मांद पड़ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, पिछले 10 साल में इलेक्शन नहीं हुआ, खासकर बांडीपुरा की बात मैं करूंगा, तो किस तरह के मुश्किलात रहे यहाँ पर? लोगों के बिल्कुल गिरफ्तारियां, काले कवानी, लोगों की आवाज दबाना, एक अंडरग्राउंड एक सिस्टम नौजवानों को तंग करने के लिए, वो चीज खत्म होनी चाहिए ना। हम तो नेशनलिस्ट लोग हैं ना। आज अगर पार्टिसिपेशन इतना बढ़ गया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी वहां हो, कल कांग्रेस हो, आज बीजेपी है, दे शुड सीज द अपॉर्चुनिटी, उनको मौके का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि लोगों को दिलों से जोड़ने की बात है। आप जमीन को इंटीग्रेट करोगे, लोगों को दिलों से जोड़ नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। नाज़रीन आपको बताते चलें, अलायंस के कैंडिडेट निजामुद्दीन साहब बांडीपुरा हल्के से ये मैदान में हैं और इनसे हम बात कर रहे थे और लगातार हम आपको हैं बड़े चेहरों से बात करवा रहे हैं और आज हम सुबह इनके पास आए और इनसे भी बातचीत की। मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा इंडियन ट्रिब्यून। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा।